दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी मेंटर उदयभान सिंह चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को लेकर के सिविल सेवा परीक्षा हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से निरंतर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि साक्षात्कार में भी पूछे जाते हैं। इसी को लेकर के मैंने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर आपके साथ चर्चा पर चर्चा करने का निर्णय। मैं टॉपिक शुरू करूं उसके पहले मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने चैनल यूपीएससी मेंटर उदयभान सिंह को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसके बारे में अपने मित्रों को बताइए, जिससे कि उनको भी मेरे प्रयासों का लाभ मिल सके। मैं आपको पुनः एक बार कहना चाहता हूं, मेरे चैनल पर आपको भले ही श्रृंगार न मिले, सज्जा न मिले, सजावट न मिले, लेकिन परीक्षा उपयोगी कंटेंट मिलेगा जो आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। उपयोगी मार्गदर्शन मिलेगा, अच्छा डिस्कशन मिलेगा, कंसेप्ट क्लियरिटी मिलेगी, यह मेरा आपसे वायदा है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, क्षेत्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की श्रृंखला में आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन ब्रिक्स के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आप देखेंगे तो थंबनेल में मैंने टाइटल दिया है ब्रिक्स का सफरनामा। मतलब ब्रिक्स का उद्भव कब हुआ, कैसे कैसे ब्रिक्स का विस्तार हुआ, ब्रिक्स किस प्रकार आगे बढ़ता जा रहा, ब्रिक्स किस प्रकार वैश्विक राजनीति में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी एक नई भूमिका निर्वाह करने के लिए अपने को तैयार कर रहा है। ब्रिक्स के कौन से देश मेंबर हैं, ब्रिक्स का विस्तार कब कब हुआ है, ब्रिक्स का इतिहास क्या रहा है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि ब्रिक्स के बारे में कहा जाता है कि ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई 5 अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक संगठन है, जिसमें भारत, ब्राजील, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। ये सामान्य तौर पर ब्रिक्स के बारे में ही कहा जाता कि ब्रिक्स विश्व की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक संघ। लेकिन आज हम आपके साथ सिर्फ इतना ही चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि आज हम आपके साथ ब्रिक्स के इतिहास के बारे में, उद्भव के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में और विस्तारित ब्रिक्स के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ब्रिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, ब्रिक्स और भारत के संबंध क्या है, ब्रिक्स भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और भारत ब्रिक्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम फैक्ट भी देंगे और विश्लेषण भी आपको देंगे। आइए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपके साथ चर्चा करेंगे ब्रिक्स का इतिहास क्या है। ब्रिक्स का इतिहास, ब्रिक्स का इतिहास मतलब ब्रिक्स का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, 1991 के बाद
वैश्विक जगत में काफी परिवर्तन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद दुनिया एक ध्रुवी हुई। अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता गया। वैश्विक स्तर पर उदारीकरण, निजीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। जो सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार की प्रक्रिया शुरू किया, जिसके कारण कहा जाता है कि सोवियत संघ का विघटन भी हुआ। लेकिन सोवियत संघ का विघटन अवश्य हुआ, लेकिन दुनिया में इस दौरान उदारीकरण, निजीकरण की प्रक्रिया काफी तेज हो गई। कहा गया कि दुनिया एक ध्रुवी हो गई। पूंजीवादी देशों का वर्चस्व लगातार बढ़ता गया। पूंजीवाद और निजीकरण को बढ़ावा मिला। रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। रूस पर अमेरिकी दबाव बढ़ता गया। लेकिन कभी महाशक्ति रह चुका रूस अमेरिकी दबाव को झेलना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी भी थी। ऐसे में रूस ने क्षेत्रीय देशों को आपस में एकजुट करने की रणनीति अपनाई। 1998 में रूस के प्रधानमंत्री, रूसी प्राइम मिनिस्टर, रूस के प्रधानमंत्री प्रीमिकोव ने भारत और चाइना के प्रधानमंत्रियों के साथ न्यूयॉर्क में एक मीटिंग किया और रीक बनाने का सुझाव दिया। यह प्रीमिकोव ने कहा कि रसिया, इंडिया और चाइना के मध्य आपसी सहमति से एक नया संगठन डेवलप किया जाना चाहिए, स्थापित किया जाना चाहिए, जिसका नाम रीक होना चाहिए। 1998 में रूस के प्रधानमंत्री प्रीमिकोव ने रीक बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यह तीनों देश जो वर्तमान में एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इनके मध्य पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर कार्य करना चाहिए। इसको दृष्टिगत रखते हुए रीक बनाया जाना चाहिए। बात आगे बढ़ी, इस पर विचार विमर्श होने लगा। इसी दौरान जिम ओनिल 2001 में अपने एक लेख में ब्रिक बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा ब्रिक का गठन किया जाना। जिम ओनिल ने कहा कि ब्रिक बनाया जाना चाहिए। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। आप कहेंगे जिम ओनिल कौन थे या कौन है? तो जिम ओनिल अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग संस्था गोल्डमैन सैक्स के डायरेक्टर उस समय थे। तो जिम ओनिल ने अपने एक लेख में सुझाव दिया कि ब्रिक बनाया जाना चाहिए। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि ब्रिक बनाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो ब्रिक बनाने का सुझाव जिम ओनिल द्वारा वर्ष 2001 में दिया गया। जिम ओनिल अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग संस्था गोल्डमैन सैक्स के डायरेक्टर उस समय थे। तो यहां से ब्रिक की उत्पत्ति। वर्ष 2002 में रीक के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि हम इसे संस्थागत स्वरूप बनाएंगे, रीक का गठन करेंगे। 2002 में
रसिया, इंडिया, चाइना के विदेश मंत्रियों के मध्य एक बैठक होती है। इस बैठक में रीक के गठन का निर्णय लिया जाता है। 2006 में ब्रिक के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। भारत, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना के विदेश मंत्रियों की एक बैठक होती है। इसमें कहा जाता है रीक नहीं ब्रिक बनाया जाएगा। इस विषय में बातचीत आगे जारी रहने का निर्णय लिया जाता। कंटिन्यूअस इस पर काम किया जाता। फाइनली 2009 में ब्रिक का गठन होता है। तो आप देखोगे कैसे रीक का सुझाव आता है, रीक से ब्रिक बनता है। तो ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के शहर एकतेरिनबर्ग में हुआ। ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन रूस के शहर एकतेरिनबर्ग में आयोजित किया गया। ब्रिक का पहला शिखर, यहीं से ब्रिक का सफरनामा शुरू होता। 2011 में ब्रिक का शिखर सम्मेलन चीन के शहर सान्या में होता है। ब्रिक का शिखर सम्मेलन चीन के शहर सान्या में होता है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को भी सम्मिलित कर लिया जाता। इस प्रकार यह ब्रिक्स बनता है। 2011 में जो सफरनामा 1998 में एक सुझाव के रूप में रीक के आता। 2001 में जिम ओनिल ने ब्रिक बनाने का सुझाव दिया। तो 2009 में ब्रिक का पहला शिखर सम्मेलन हुआ और 2012 में ब्रिक 2011 में ब्रिक्स में तब्दील कर दिया गया। तो कहा गया कि ब्रिक्स जो है दुनिया की 5 सब उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक संगठन है, जो सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित है, पारस्परिक सहयोग और मिलकर कार्य करने की भावना से प्रेरित है और यह वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों, उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों की आवाज के रूप में काम करेगा। यह आया। आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य देश कौन है? संस्थापक सदस्य, ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य, पहला ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है 5 सदस्य। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य को 5 काउंट किया, मेनली तो 4 ही थे, ब्राजील, रूस, भारत और चौथा चाइना। इन्हें ब्रिक्स का संस्थापक देश कहा जाता है। बाद में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें सम्मिलित हुआ। दक्षिण अफ्रीका तो ब्रिक्स बना। तो 5 देशों को ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य के रूप में देखा जाता। ब्रिक्स का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है। यह वार्षिक शिखर सम्मेलन बारी बारी से सदस्य देशों में आयोजित किया जाता। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन वार्षिक आधार पर आयोजित होता है और बारी बारी से सदस्य देशों में यह आयोजित किया जाता। अंडरस्टूड? किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर पूछ सकता, बारी बारी से। भारत में इसका 3 बार शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुका। भारत में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन 2012 में
में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 2012 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 2016 में गोवा में आयोजित हुआ था और इसके बाद 2021 में जो था दिल्ली द्वारा आयोजित किया गया, लेकिन वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था। भारत में 3 बार ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन आयोजित किए जा चुके। जैसा कि हमने बताया कि ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन वार्षिक आधार पर होता, तो 2024 में ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन 2024 16वां शिखर सम्मेलन कजान, रूस के शहर कजान में हुआ। 16वां शिखर सम्मेलन 16वां शिखर सम्मेलन में 16वें शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स विस्तारित ब्रिक्स देखने को मिला। अब कहा जाए 2023 में जब ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उस शिखर सम्मेलन में 2023 में जो था कहा गया कि मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और अर्जेंटीना को ब्रिक्स का सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया 2023 में। जनवरी 2024 में इन देशों को ब्रिक्स की सदस्यता मिलनी थी, लेकिन बाद में अर्जेंटीना ने अपने को अलग कर लिया, सदस्यता लेने से मना कर दिया। कहा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में अर्जेंटीना ने किया। तो जनवरी 2013 में यह ब्रिक्स में यह 5 देश और सम्मिलित हुए। तो अब ब्रिक्स में कितने देश हो गए हैं? 10 देश। 5 इसके संस्थापक फाउंडर मेंबर हैं, 5 गैर फाउंडर मेंबर हैं। इनको सम्मिलित करके अब विस्तारित ब्रिक्स की अवधारणा आ चुकी है। तो आपने देखा कि ब्रिक्स का विस्तार हुआ और अनेक देश अफ्रीका के, पश्चिम एशिया के ब्रिक्स में सम्मिलित होना चाहते हैं। तो अब विस्तारित ब्रिक्स की अवधारणा वर्तमान में आ चुकी है। आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स में वर्तमान में कितने देश हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि वर्तमान में ब्रिक्स के में 10 देश सम्मिलित है। ब्रिक्स के देशों को 2 भागों में बांटा गया है, संस्थापक सदस्य और गैर संस्थापक सदस्य। ब्रिक्स दुनिया के उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन। चीन जैसी आर्थिक महाशक्ति है, तो रसिया जैसी सामरिक और राजनीतिक महाशक्ति भी इसमें सम्मिलित है। तो ब्रिक्स वर्तमान में अपने दायरे का विस्तार कर रहा है। ब्रिक्स वैश्विक राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए अपने को तैयार कर रहा है। इस पर हम चर्चा करने के पहले थोड़ा पीछे और चलेंगे कि ब्रिक्स द्वारा अब तक क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसको लेकर ब्रिक्स द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया। शुरू में इसका नाम ब्रिक्स विकास बैंक आ गया, लेकिन इस वर्तमान में इसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है।
न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाने का सुझाव पहली बार 2012 में ब्रिक्स के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में दे आया और 2014 में जब ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन ब्राजील के शहर फोर्टालेजा में हुआ था तो उसमें इसको अंतिम रूप से स्वीकार किया गया। 2014 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोर्टालेजा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत के पक्ष को बहुत मजबूती के साथ वहां रखा। तो ब्रिक्स विकास बैंक, जिसे वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है, इसका गठन 2015 में हुआ। अंतिम रूप से निर्णय 2014 में लिया गया, लेकिन इसका गठन 2015 में लिया गया। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी अधिकृत पूंजी 100 अरब डॉलर निर्धारित की गई है, तय की गई है। लेकिन गठन के समय इसकी पूंजी 50 अरब डॉलर तय की गई और कहा गया कि इसका समय पर विस्तार किया। इस 50 अरब डॉलर में सभी सदस्य देशों द्वारा बराबर बराबर का कंट्रीब्यूशन किया गया, मतलब पांचों सदस्य देश 10-10 अरब का कंट्रीब्यूशन की गए। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में सदस्य देशों की हिस्सेदारी जो फाउंडर मेंबर हैं उन सब की समान है। अब नए देश सम्मिलित हुए हैं, अब इस पर कार्य किया जा रहा कि उनका कंट्रीब्यूशन कैसे तय किया जाए। तो ब्रिक्स विकास बैंक द्वारा सदस्य देशों को आधारिक संरचना के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक सदस्य देशों के सम्मुख विदेशी मुद्रा के क्राइसिस होने पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने का काम करेगा। शुरू में यह कहा गया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करेगा, लेकिन बाद में यह निर्णय लिया गया कि अन्य देशों को भी यह ऋण प्रदान कर सकता है जो इसके सदस्य नहीं है। क्लियर हुआ? तो ब्रिक्स द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम न्यू डेवलपमेंट बैंक है। भारत इसका मेंबर। कहा गया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर संघाई में होगा और इसका अध्यक्ष बारी बारी से होगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहला अध्यक्ष भारतीय यूबी कामत को बनाया गया था। ब्रिक्स बैंक, जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, इसका क्षेत्रीय कार्यालय रसिया, भारत और ब्राजील में भी बनाया गया है। इसका रीजनल कार्यालय भारत, रसिया और ब्राजील में भी है। ब्रिक्स द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम यह भी उठाया गया, कॉन्टिजेंसी रिजर्व फंड, आकस्मिक आरक्षित पूंजी कोष का भी गठन किया गया। ब्रिक्स द्वारा आरक्षित पूंजी कोष का भी गठन 100 अरब डॉलर का किया गया। इसमें 41 अरब डॉलर चीन का कंट्रीब्यूशन है, 18 अरब भारत, 18 अरब रूस, 18 अरब ब्राजील और 5 अरब साउथ अफ्रीका का कंट्रीब्यूशन है। ब्रिक्स के देशों द्वारा एक आकस्मिक
आरक्षित पूंजी कोष बनाया गया है 100 अरब डॉलर का, जिसमें सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन चाइना का। आपको यह पता ही है कि चाइना के पास विदेशी मुद्रा भंडार सर्वाधिक है, इसलिए चाइना को द्वारा इसमें सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किया गया। भारत, ब्राजील और रूस इक्वली 18 अरब डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया। इसके साथ जो है साउथ अफ्रीका ने 5 अरब डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया। यह सदस्य देशों को जो है विदेशी पूंजी भंडार की अनुपलब्धता या विदेशी मुद्रा के संकट होने की स्थिति में उनको आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस कोष से पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। क्लियर? तो ब्रिक्स द्वारा यह महत्वपूर्ण कदम, ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने, संस्कृति को बढ़ावा देने, तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देता। यह सदस्य देशों में सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने पर बल देता। यह सदस्य देशों में व्यापार को बढ़ावा देने पर, सदस्य देशों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने पर, महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने पर यह फोकस करता है। अच्छा, अब हम आते हैं ब्रिक्स के 16वें शिखर सम्मेलन। पहले ही हमने बताया कि ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन कजान में हुआ। कजान कहाँ है? रूस का एक शहर है, कजान में हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिक्स के संस्थापक देशों के साथ साथ विस्तारित देशों ने भी भाग लिया। मतलब पहली बार इसमें 5 अन्य देश जो 2023 में जिन्हें सदस्य बनाने का निर्णय लिया गया, जनवरी 2024 में सदस्य बने, वह भी सम्मिलित हुए। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, मिस्र और इथोपिया, यह 5 देश भी पहली बार भाग लिए। इस सम्मेलन में यह कहा गया कि हमें बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना, मल्टीपोलर सिस्टम को बढ़ावा देना, बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना। इस सम्मेलन की यह थीम बताई गई, न्यायपूर्ण विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना। इस सम्मेलन की थीम थी न्यायपूर्ण विकास और सुरक्षा के लिए न्यायपूर्ण विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को बढ़ावा देना। इस सम्मेलन की यह थीम थी। इस सम्मेलन में कहा गया कि दुनिया में बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा दिया जाना, बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से वैश्विक समस्याओं का समाधान खोजा जाना चाहिए। दुनिया को मल्टीपोलर सिस्टम बनाने की आवश्यकता है और आपस में सहयोग को बढ़ावा दे। कजान शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के देशों द्वारा डॉलर के विकल्प के तौर पर एक नई करेंसी लाने का पर भी विचार विमर्श किया गया। कहा गया कि आज दुनिया में अमेरिकी मुद्रा डॉलर की मोनोपोली है। अमेरिकी मुद्रा डॉलर को व्हीकल करेंसी के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन, अमेरिकी केंद्रीय बैंक इसका दुरुपयोग करता है, समय समय पर सदस्य देशों को ब्लैकमेल करता है या सदस्य देशों को
डॉलर खरीदने के लिए डॉलर खरीदने के लिए कमीशन भी देना पड़ता, तो क्यों न हम आपस में करेंसी स्वैप करें और डॉलर के विकल्प के तौर पर एक नई मुद्रा को प्रचलन में आए। तो कजान शिखर सम्मेलन ने अमेरिका की चिंता की लकीरें बढ़ा दिया। कजान शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के देशों ने एक नई मुद्रा इजाद करने का निर्णय लिया, इस पर काम भी शुरू किया। अभी यह भविष्य के गर्भ में है कि किस प्रकार की करेंसी सामने आती है, उसका स्वरूप क्या होगा, वह कार्य कैसे करेगी, यह इत्यादि। लेकिन ब्रिक्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश के सामने एक चिंता की लकीर खींच दिया। उल्लेखनीय है कि जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, 2014 में ब्रिक्स का फोर्टालेजा में शिखर सम्मेलन हुआ, उस समय भी यह चर्चा हुई और कहा गया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक विश्व बैंक का एक अल्टरनेटिव बनेगा। तो बराक ओबामा ने कमेंट करते हुए कहा कि ब्रिक्स दुनिया के सर्वाधिक ऋणग्रस्त देशों का एक संगठन है, वह विश्व बैंक का कैसे मुकाबला करेगा। उनका कमेंट है, वाजिब है कि ब्रिक्स में दुनिया के सर्वाधिक ऋणग्रस्त देश हैं, चाहे भारत हो, ब्राजील हो, रशिया हो, एक्सेट्रा। लेकिन ब्रिक्स के देश संकल्पबद्ध होकर, यूनाइट होकर कार्य करना चाहते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी एक नई भूमिका निभाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच कोई मतभेद नहीं है। ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच भारत और चीन को लीजिए, जहां सीमा विवाद है, व्यापारिक विवाद है, तो वहीं भारत और ब्राजील के मध्य भी विवाद है कृषि को लेकर के, या रशिया और चाइना के बीच भी कुछ विवाद। तो ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय विवाद भी है, मतभेद भी है, परंतु इसके बावजूद उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। ब्रिक्स के सदस्य देश यूनाइट होकर के सहकारिता के आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था में, वैश्विक राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभाना। लेकिन भारत और चीन के बीच आर्थिक मतभेदों, राजनीतिक मतभेदों, इसका भी प्रभाव ब्रिक्स के कार्य प्रणाली पर पड़ना स्वाभाविक। भारत जहां चाइना की उनकी आर्थिक कूटनीति से सहमत नहीं है, चाइना की जो द्वारा आर्थिक नीति अपनाई गई है, विभिन्न देशों को चाइना द्वारा आर्थिक सहयोग करके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव परियोजना चलाई जा रही, इसका भारत विरोध कर, तो द्विपक्षीय मतभेद का भी ब्रिक्स पर प्रभाव पड़ सकता। ब्रिक्स के रास्ते कटीले भरे हैं, लेकिन अब तक के शिखर सम्मेलनों से यह दिखाई पड़ता है कि ब्रिक्स के सदस्य देश आगे बढ़ना चाहते, द्विपक्षीय मुद्दे को इस पर हावी नहीं होना देना चाहते हैं। यह एक सकारात्मक पहलू है। तो मित्रों, अभी हमने ब्रिक्स के कंसेप्ट को लेकर, फैक्ट को लेकर, इतिहास को लेकर आपके साथ परिचर्चा। इस पर एक लेक्चर हम और लेंगे, वर्तमान परिदृश्य में ब्रिक्स की भूमिका और भारत, इसको लेकर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आज इस टॉपिक को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, तब तक के लिए विदा लेते हैं। लेकिन विदा लेने के पहले एक बार आपसे और आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसके बारे में दूसरों को भी बताइए। अगर आपको मुझसे कहना है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो थंबनेल पर दिया गया है, उस पर मैसेज भेज करके आप अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर सकते हैं,
प्रश्न पूछ सकते हैं, इट्सेट्रा। धन्यवाद।